So hi everyone, this is CA Manasvi Agarwal. So I'm back with my next video. In this video, we will study the topic elasticity of demand. इससे पहले मैंने 2 वीडियोस और डाली हैं डिमांड के ऊपर, जिसमें मैंने पढ़ाया था कि डिमांड क्या है, उसके क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, और उसी का एक नेक्स्ट वीडियो था जिसमें हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। मैं उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, बिकॉज वो आपको पता होना चाहिए डिमांड क्या है, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। उसके बाद ही आप आगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ोगे तो थोड़ा ज़्यादा ईजी होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सो व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर से डिमांड अफेक्ट होती है। हमने देखा इनकम, हमने देखा प्राइस। इनकम कैसे देखा? अगर कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ जाती है तो उनकी डिमांड, गुड्स की डिमांड कैसी हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, ऐसा हमने पढ़ा। उसी तरह हमने देखा कि अगर गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो डिमांड कम हो जाती है, ऐसा हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा। नाउ द क्वेश्चन इज, डिमांड कम ज़्यादा हो रही है तो कितना कम ज़्यादा हो रही है? ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आपकी स्लाइड पे है, इस पर क्या बोला है कि अगर सपोज प्राइस 10% से राइज हो गया तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस बढ़ेगा तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। तो कितना कम होगी? बाय 10%, मोर देन 10%, लेस देन 10%। इस टॉपिक की रेलेवेंस ही क्या है? क्यों हम ये टॉपिक बनाया गया है कि हमें क्या करना है परसेंट पढ़ के? ठीक है, डिमांड कम ज़्यादा हो रही है। जितनी भी कंपनीज हैं वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते टाइम या अपने प्राइजेस को अगर चेंज करती हैं तो वो उसका इफेक्ट देखती हैं। वो देखते हैं अगर मैं अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस सिर्फ 1% से भी चेंज कर दूं या फिर सिर्फ 0.5% से भी चेंज कर दूं तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी रह जाएगी। उस चीज़ों को एनालाइज करने के लिए दे यूज़ द टूल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब हम वही पढ़ेंगे कि किन जो डिमांड के फैक्टर्स हैं उनसे हमें पता है डिमांड चेंज हो रही है, लेकिन कितना चेंज हो रही है वो दैट मेजर कितना चेंज हो रही है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे, लाइक इनकम, हमने पढ़ा था प्राइस, हमने पढ़ा था प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो उन्हीं सपोज अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरा डिमांड प्राइस की चेंज की वजह से चेंज हो रहा है तो उसको मैं बोलूँगी प्राइस इलास्टिसिटी। अगर मैं बोलूँगी कि मेरे डिमांड में जो चेंज हो रहा है वो इनकम की वजह से हो रहा है तो मैं उसको बोलूँगी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर मैं बोलूँगी कि मेरी प्राइस मेरी जो डिमांड में चेंज हो रहा है वो रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस की वजह से हो रहा है, रिलेटेड गुड्स बोले तो सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो उसको मैं क्या बोलूँगी? उसको मैं बोलूँगी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और उसी तरह एक होती है एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। ऑल्दो हमने एक फैक्टर और पढ़ा था कि डिमांड चेंज होने के लिए हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे, बट उनका इलास्टिसिटी हम क्यों नहीं निकाल सकते? उनका टॉपिक क्यों नहीं है इलास्टिसिटी का? बिकॉज दे आर नॉट क्वान्टिफिएबल। हम टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को मेजर नहीं कर सकते कि कितना % टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होगा। इनकम को मेजर कर सकते हैं ना मॉनेटरी वैल्यू में कि 10% इनकम बढ़ी या 5% इनकम कम हुई, या प्राइस को भी बोल सकते हैं ना कितना चेंज हुआ। तो जो चीज़ मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल है उन्हीं की ही हम इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। ओके, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला बताओ। अभी आपको इतना समझने से क्या समझ आया कि डिमांड में कितना चेंज है ड्यू टू इट्स फैक्टर, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज ऑफ चेंज इन फैक्टर। अगर प्राइस के चेंज होने से हो रहा होगा तो इस फॉर्मूले में सिर्फ चेंज जो भी फैक्टर है प्राइस की वजह से हो रहा होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा प्राइस, इनकम की वजह से हो रहा होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा इनकम, ठीक है, रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस की वजह से हो रहा होगा तो यहाँ आ जाएगा रिलेटेड गुड्स। तो व्हाट इज इलास्टिसिटी? सिंपल टर्म्स में वी आर मेजरिंग द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स। See, I have tried to explain this topic in a very easy language, तो आप इसको थोड़ा डिटेल में समझना, बिकॉज मुझे लगता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बच्चों को थोड़ा टफ टॉपिक लगता है, तो आप इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आप एनालाइज करना स्टार्ट कर दोगे चीज़ों को। ओके, तो हमने 4 इलास्टिसिटी अभी बताई मैंने। क्या क्या? प्राइस इलास्टिसिटी हमने देखा, प्राइस इलास्टिसिटी हमने देखा, क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी किससे इफेक्ट होगा कि हम डिमांड में चेंज देख रहे हैं ड्यू टू प्राइस, जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ा था।
क्रॉस इलास्टिसिटी बोले तो हम देख रहे हैं डिमांड में चेंज ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब है कि हम डिमांड में चेंज देख रहे हैं ड्यू टू इनकम। एंड एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी भी एक टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि हमारी डिमांड कम ज्यादा हो रही है ड्यू टू द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस और डिमांड का अच्छा रिलेशन कैसा होता है? लॉ ऑफ डिमांड से भी पढ़ा हमने, दे आर हैविंग द इनवर्स रिलेशन। प्राइस बढ़ता है, डिमांड फॉल होती है, प्राइस फॉल होता है, डिमांड बढ़ती है। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, जब हम मेजर करेंगे तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी आएगी। बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं और सिंपल अपना कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा प्राइस इलास्टिसिटी का? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा, अब हमारे पास दो टर्म्स आ गए यहाँ पर। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालेंगे? देखो एक एग्जांपल देखो, प्राइस यहाँ क्वांटिटी, पहले प्राइस था 5, यहाँ प्राइस हो गया अब 10। पहले क्वांटिटी हम 50 डिमांड कर रहे थे, प्राइस बढ़ गया तो हमारा 40 डिमांड हो गया। अगर मैं बोल रही हूँ क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ तो मैं कैसे निकालूंगी? 50 माइनस 40 कैसे तो निकालूंगी, चेंज कितना हुआ? 50 से 40 हो गया, 10 यूनिट से फॉल हुआ। और डिवाइडेड में क्या रखूंगी मैं? ओरिजिनल क्वांटिटी, बिकॉज चेंज किससे हुआ है? 50 से हुआ है। परसेंट निकालने के लिए मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या निकलेगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सिंपल, ये तो मैथ्स में भी देखा है ना आपने। किसी को मैं चेंज निकालने के लिए बोल रही हूँ तो कैसे निकालेंगे? पहले क्या था, अब क्या हुआ, दोनों का वेरिएंस अपॉन में इनिशियल कितना था। उसी तरह मैं चेंज इन प्राइस का निकालूंगी तो कैसे होगा? 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100। ओके, नाउ अगर मैं इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करूं तो ये फॉर्मूला इसी तरह यहाँ पर यही जो मैंने एक्सप्लेन किया है यही फॉर्मूले में लिखा है, चेंज इन क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। सिंप्लीफाई करेंगे 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बना? चेंज इन क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय चेंज इन प्राइस। सिंपली आप कह सकते हो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी। ओके, ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो सिंपल टर्म्स में कैलकुलेशन के लिए यही फॉर्मूला लिखा होता है, बट एक सिंपल मैंने आपको डेरिवेशन बताया इसका कि कैसे सिंप्लीफाई होके कैसे निकला है। ठीक है, अच्छा, इलास्टिसिटी पढ़ने के लिए अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी कैसी हो सकती है? देखो इस फॉर्मूले से जो रिजल्ट आएगा, या तो मैं बोलूँगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरी 1 हो सकती है, या मैं बोल सकती हूँ कि मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 हो सकती है, या मैं बोल सकती हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 हो सकती है, या 0 भी हो सकती है, या फिर मैं बोल सकती हूँ इनफाइनाइट भी हो सकती है। ये 5 केसेस पॉसिबल है। अगर मैं बोल रही हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है, इसका मतलब क्या है? इलास्टिसिटी का मतलब है चेंज इन डिमांड। 0 है तो इसका मतलब क्या है कि मेरे डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। फैक्टर्स चाहे कितने भी चेंज हो रहे हो, प्राइस चाहे मेरा कितना भी बढ़ रहा है, डिमांड में बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा। दिस इज व्हाट, क्योंकि इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? कितना चेंज हो रहा है। 0 है तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा। मैं बोल रही हूँ मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है। इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना और इसी से आप सारा अपना इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। 1 है तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम रहा होगा, तभी तो 1 आया होगा ना। ये फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो दैट मीन्स व्हाट, अगर मेरा प्राइस 5% से बढ़ रहा है तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड फॉल भी 5% से हो रहा है। ठीक है, इसी फॉर्मूले में देखो, अगर मैं रखूँ यहाँ पर मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है तो इसका मतलब क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई से कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस will be equal to change in quantity। 1 का मतलब क्या है कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है मींस डिमांड में जितना भी चेंज हो रहा है वो उसके प्राइस के बराबर में ही है, कि जितना प्राइस इंक्रीज हो रहा है उतने से ही मेरा डिमांड फॉल हो रहा है। अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि ग्रेटर देन 1 कब होगा?
दैट मीन्स देखो 1 है तो दैट मीन्स मेरी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज है। क्यों मैंने ऐसा बोला? बिकॉज मेरा न्यूमरेटर क्या रहा होगा फॉर्मूला वाइज, मैथमेटिकल वाइज भी इसको देखो ना आप, मेरा डिमांड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। न्यूमरेटर ज़्यादा होगा डिनोमिनेटर से, तभी तो ग्रेटर देन 1 होगा। तो आप उससे क्या इंटरप्रिटेशन लगा रहे हो कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस मेरा भले बहुत कम से चेंज हो रहा हो लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा से चेंज हो रही होगी। अगर मैं तुम्हारा बोल रही हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरा 2 है, इस फॉर्मूले में अगर आप रखोगे, अब कंपनी से देखा कि भाई मेरे प्रोडक्ट की जो इलास्टिसिटी है वो 2 है, दैट मीन्स व्हाट कि सपोज मैंने प्राइस को 2% से बढ़ाया, 2% से प्राइस को इंक्रीज किया, मैं इस फॉर्मूले में रखूंगी तो मेरा डिमांड कितने से फॉल हो जाएगा बताना। यहाँ 2 इज इक्वल्स टू x/2 कर देंगे तो मेरा ये मैंने इसी फॉर्मूला में पुटअप कर दिया। तो दैट मीन्स व्हाट, कंपनी सोचेगी कि अगर 2% से भी प्राइस बढ़ाया तो 4% से डायरेक्ट डिमांड फॉल होगी। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2 मतलब ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वो ज़्यादा है चेंज इन प्राइस से। तो इसी तरह हम 5 केसेस पढ़ते हैं प्राइस इलास्टिसिटी में कि या तो 0 हो सकती है या 1 या इनफाइनाइट या लेस देन 1 या मोर देन 1। 0 में क्या हुआ, 0 का मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं है। 0 का अगर मैं फॉर्मूला वाइज रखूंगी तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 0 अपॉन समथिंग, सपोज प्राइस 0 5% चेंज हो रहा है तो 0, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, दैट मीन्स डिमांड इज इनइलास्टिक। अच्छा इनइलास्टिक भी मैं क्यों बोल रही हूँ, आप ऐसे मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप रट लोगे, लेस देन 0 तो बोल रहे हो इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब है डिमांड में बहुत हल्का चेंज है, तो वो आप कैसे देखोगे, फॉर्मूला क्या है, डिमांड अपॉन प्राइस। ओके सो इफ आई एम सेइंग कि मेरा जो इलास्टिसिटी है दैट इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 कब होगा, ऊपर मेरा कितना होगा, सपोज लेट्स से चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 2 है और तुम्हारा चेंज इन प्राइस बिल इज 4, क्या आएगा तुम्हारा, तो इसका आंसर क्या होगा, लेस देन 1.5। 0.5 दैट मीन्स व्हाट, डिमांड में कितना कम चेंज है, सिर्फ 2% से चेंज है और प्राइस में 4% से चेंज है, मतलब डिमांड कम चेंज हो रही है, प्राइस 4% से बढ़ा भी है तभी भी डिमांड स्लाइटली सिर्फ 2% से ही तुम्हारा फॉल हुआ है। तो इसका मतलब है डिमांड कैसी है, इनइलास्टिक है। 1 है दैट मीन्स यूनिटरी इलास्टिक। 1 बोले तो क्या, जितनी परसेंट से डिमांड चेंज हो रहा है उतने ही जितने परसेंट से प्राइस चेंज हो रहा है उतने ही परसेंट से डिमांड चेंज हो रहा है। इफ आई एम सेइंग ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इन्फिनिटी, ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ कि डिमांड में तो आपका इलास्टिसिटी कैसी होगी, इलास्टिक डिमांड होगी, हम उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक, बिकॉज डिमांड ज्यादा अमाउंट में चेंज हो रही है, ज्यादा परसेंट में चेंज हो रही है इन कंपैरेटिव टू इट्स प्राइस। एंड इफ आई एम सेइंग इनफाइनाइट, डिमांड इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट कब होता है, इनफाइनाइट कब होता है, दैट मीन्स इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, डिमांड बहुत ज़्यादा से चेंज हो रही है, प्राइस में हल्का सा भी चेंज आएगा तो डिमांड एकदम बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लेवल से बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो दैट मीन्स इनफाइनाइट डिमांड का मतलब है कि बहुत ज़्यादा चेंजेबल वाली डिमांड है, ठीक है। अच्छा अगर मैं बोल रही हूँ, अब एक बार रिवाइज करो, अगर मैं बोल रही हूँ डिमांड इलास्टिक है, इलास्टिक मतलब कि डिमांड में चेंजेस हैं, ज़्यादा चेंज हो रही है, तो इलास्टिक में चेंज मतलब डिमांड ज़्यादा चेंज हो रही है, तो क्या होगा, डिमांड ग्रेटर देन 1 होगा कि लेस देन 1 होगा, 1 से ज़्यादा होगी। 1 पे तो दोनों में इक्वल चेंज होता है ना, प्राइस और क्वांटिटी में। मैं बोल रही हूँ डिमांड इनइलास्टिक है, दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। मैं बोल रही हूँ परफेक्टली इनइलास्टिक है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं चेंज होगी, तो दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0। मैं बोल रही हूँ परफेक्टली इलास्टिक है, बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती है, दैट मीन्स इनफाइनाइट है। ओके इसी को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करके देखें, देखो y एक्सिस पे क्या लेते हैं हमेशा, प्राइस, x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड। मैं बोल रही हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 0। 0 का मतलब क्या है,
डिमांड में देयर इज नो चेंज। मैथमेटिकली भी आप सोचो ना, मैथमेटिकली भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या है 0 अपॉन समथिंग है 0, मीन्स डिमांड में कोई चेंज नहीं है। और वैसे भी इलास्टिसिटी का मतलब है चेंज, मैं बोल रही हूँ चेंज ही 0 है, तो मीन्स क्या हुआ, डिमांड में कोई चेंज नहीं है। तो प्राइस अब देखो, प्राइस आपका बढ़ गया, ठीक है, इनिशियल इतनी क्वांटिटी डिमांडेड थी, प्राइस बढ़ गया, फिर भी इतनी क्वांटिटी डिमांडेड रही, प्राइस और बढ़ गया तो भी क्वांटिटी इतनी डिमांडेड रही, तो डिमांड इतनी ही रहेगी। तो डिमांड कर्व तुम्हारा कैसा हो गया, कैसा डिमांड कर्व बनेगा बताओ, वर्टिकल बनेगा डिमांड कर्व। तो नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल्स टू द चेंज इन प्राइस, मीन्स प्राइस आपका फॉल हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड राइज हुई, दैट मीन्स ये दोनों का गैप जो होगा ये सेम होगा, ठीक है। अगर आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो डिमांड कर्व कुछ इस टाइप का बनेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये सेम एरिया के रेक्टेंगल्स बनेंगे, बिकॉज जितना सपोज प्राइस और तुम्हारा फॉल होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड राइज होगी, फिर से ये सेम ही आता रहेगा दोनों सबका एरिया, इसीलिए हम इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बोलते हैं, ठीक है। एमसीक्यू में सिंपली पूछ लिया वर्टिकल डिमांड कर्व, वर्टिकल डिमांड कर्व मींस क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं है, प्राइस कितना भी राइज हो रहा है एक ही डिमांड फिक्स हो गई है, मींस डिमांड में कोई चेंज नहीं है, तो डिमांड इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, डिमांड कब, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कल को अगर मैं बोल रही हूँ मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस परफेक्टली इस केस को क्या बोलेंगे हम, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, मींस डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, प्राइस हल्का सा भी तुम्हारा कम ज्यादा हुआ तो तुम्हारा डिमांड एकदम से क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, समझ आ गया। प्राइस यहाँ पर जनरली क्या होता है कि प्राइस में अगर हम हल्का सा भी चेंज करते हैं ना तो डिमांड तुम्हारा ग्रेटर अमाउंट में चेंज होने लग जाता है। तो कंपनीज, अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड की इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है तो कंपनीज में फियर कि वो प्राइस को हल्का सा भी चेंज करेंगे ना तो उनके डिमांड पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर हमेशा हमारा डिमांड कर्व कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, बिकॉज डिमांड को आप देख रहे हो पहले इतना था फिर इतना, बहुत ज्यादा अमाउंट में चेंज हो रहा है और प्राइस सेम रहता है, सेम प्राइसेस पे भी चेंज रहता है। नेक्स्ट इज इनइलास्टिक, इनइलास्टिक का मतलब है डिमांड में लेस चेंज, तो दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी रही होगी, लेस देन 1। अच्छा लेस देन 1 रहा होगा, इसका मतलब क्या है कि प्राइस का चेंज ज्यादा है और क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज कम है। तो आप जब इसका डिमांड कर्व प्लॉट करोगे दैट विल बी स्लाइटर स्टीपर कर्व, थोड़ा देख रहे हो आप, थोड़ा ऐसे झुका सा होगा, ठीक है। तो आपका स्टीपर डिमांड कर्व होगा बिकॉज प्राइस का चेंज ज्यादा है और क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज कम है। ग्रेटर देन 1 हमने, अच्छा ग्रेटर देन 1, नेक्स्ट इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मीन्स व्हाट, डिमांड कैसी है, इलास्टिक, डिमांड बहुत ज्यादा चेंज होगी और प्राइस में हल्का सा भी चेंज हुआ, लेट्स से प्राइस सिर्फ 10% से बढ़ा और तुम्हारा डिमांड फॉल 20% से हो गई, तो डिमांड कर्व के जब आप पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो थोड़ा फ्लैटर बनेगा, यहाँ पर दिस विल बी अ फ्लैटर डिमांड कर्व, और लेस देन 1 तो अभी मैंने पढ़ा है, दिस विल बी अ स्टीपर डिमांड कर्व, ठीक है। ओके तो अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा कि प्राइस इलास्टिसिटी मींस क्या, कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, दैट मींस कितने % से चेंज हो रहा है। फिर हमने देखा कि वो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, इनफाइनाइट भी आ सकता है, लेस देन 1 भी आ सकता है, मोर देन 1 भी आ सकता है। मैं डिमांड बोल रहा हूँ इलास्टिक, मतलब क्या हुआ, डिमांड में चेंज ज्यादा हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, हल्का सा भी प्राइस चेंज हो रहा है तो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, दैट मीन्स डिमांड कैसी होगी, इनफाइनाइट। मैं बोल रही हूँ 0 बोले तो डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा। मैं बोल रही हूँ 1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब हमारे प्राइस इलास्टिसिटी का सिंपल हमने फॉर्मूला तो देख लिया, लेकिन फिर भी हमारे 4 मेथड से हम 4 तरह के से प्राइस इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, पॉइंट मेथड,
प्रोपोर्शनेट मेथड एंड आर्क इलास्टिसिटी ऑफ मेथड। जो अभी हमने पीछे देखा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये था हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड। बाकी के और मेथड्स भी पढ़ेंगे। परसेंटेज प्रोपोर्शनेट मेथड तो सिंपल क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालते हैं सब आपने देख लिया। अच्छा, इसमें आपको क्या ड्रॉबैक लग रहा है, यहाँ आपको क्या पता होना चाहिए ओरिजिनल प्राइस कौन सा है और ओरिजिनल क्वांटिटी कौन सी है। बिकॉज जब मैं चेंज निकालूंगी तो मैं क्या रखती हूँ, इन ओरिजिनली कितना प्राइस था, मतलब आपको मुझे क्वेश्चन में ये देना पड़ेगा कि प्राइस में बोल रहे हो फॉल हुआ 10 से 8 हो गया, ठीक है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ओरिजिनल प्राइस कौन सा था, ठीक है। अगर लेकिन इसका ड्रॉबैक एक है, आर्क मेथड क्यों इन्वेंट हुआ वो आप ध्यान से देखना। ये एक टेबल दिया है, मैं बोल रही हूँ पहले एक पॉइंट था P, प्राइस था 8, क्वांटिटी डिमांडेड थी 10, M पे एक पॉइंट था जिस पे प्राइस फॉल हो गया था तो डिमांड बढ़ गई थी, ठीक है। अब मैं अगर एज वी मूव फ्रॉम P टू M, मैं बोल रही हूँ कि P ओरिजिनल प्राइस था, P से फॉल होके प्राइस 6 हुआ, 8 से फॉल होके 6 हुआ, तो मेरा लास्ट ऑफ डिमांड कुछ और आएगा। क्यों कुछ और आएगा, यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस क्या है 8 और मैं ओरिजिनल क्वांटिटी में क्या रखूंगी 10, मीन्स मैं कैसे रखूंगी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालूंगी बताओ, 10 माइनस 12, सॉरी चेंज अब तो 12 हुआ ना, 12 माइनस 10, इनिशियल क्वांटिटी वुड बी 10 अपॉन 6 माइनस 8 अपॉन 8। इस तरीके से मैं लास्ट डिमांड सॉल्व करूंगी जो कि मेरा 4/5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिंपली बोलूं मेरा प्राइस सपोज 6 से 8 हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड 12 से 10 हुआ है, ठीक है। मैं रिवर्स सिचुएशन में चली गई हूँ कि प्राइस में बोल रही हूँ कि 6 से बढ़कर 8 हो गया है। इस केस में लास्ट डिमांड क्या होगी, 10 माइनस 12, ओरिजिनल क्वांटिटी क्या होगी अब 12, 8 माइनस 6, ओरिजिनल प्राइस क्या होगा 6, यहाँ मेरा आ रहा है -1.2। माइनस के साइन को मैं इग्नोर कर सकती हूँ, माइनस इसलिए आया बिकॉज इनवर्स रिलेशन है, इलास्टिक डिमांड दोनों केस में चेंज आ रही है। नाउ कंपनी तो कंफ्यूज हो जाएगी, बात तो एक ही है कि भाई प्राइस फॉल हुआ है तो मेरा डिमांड बढ़ गया, कम ज़्यादा हुआ है तो डिमांड, प्राइस फॉल हुआ है तो डिमांड बढ़ गया, और प्राइस ज़्यादा हुआ है तो डिमांड आपका फॉल हो गया। लेकिन आपको लगा नहीं कि यहाँ पर अब यहाँ पर आपको इनिशियल प्राइस फिक्स करना पड़ेगा, और एग्जाम में आपको सिंपल 2 पॉइंट्स दे दें कि प्राइस A पे 10 क्वांटिटी है और 6 पे 12 क्वांटिटी है, लास्ट ऑफ डिमांड कैलकुलेट करो। कौन सा ओरिजिनल प्राइस लेकर करोगे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया आर्क मेथड ने। उसने बोला आप जब चेंज निकालते हो तो आप ओरिजिनल प्राइस की जगह एवरेज प्राइस ले लो ना, एवरेज प्राइस ले लो। क्या बोल रही हूँ मैं, अभी तक मैं क्या ले रही हूँ, ओरिजिनल क्वांटिटी ले रही हूँ कि भाई पहले कितना था कितने से चेंज हुआ। अब आर्क मेथड ने बोला कि प्रॉब्लम ओरिजिनल के साथ है ना, कि ओरिजिनल हम क्या रखें, तो उसने बोला आप एवरेज रख लो। एवरेज क्वांटिटी कैसे निकालेंगे बताओ जरा। एवरेज क्वांटिटी में निकालूंगी अगर मैं यहाँ पर, तो एवरेज क्वांटिटी क्या होगी 10 + 12/2। सिमिलरली प्राइस 8 + 6/2। इस तरह वैसे ही निकालेंगे। तो उसने सिंपल बोला कि अब आप क्या करो, फॉर्मूला आपका बन जाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस। ये तो सेम है, लेकिन क्वांटिटी चेंज कैसे निकालोगे। सपोज ये मैं Q2 ले लेती हूँ ना, Q2 - Q1 अपॉन में हम क्या ले लेंगे एवरेज क्वांटिटी, ठीक है, अपॉन P2 - P1 एंड अपॉन में हम ले लेंगे एवरेज प्राइस, ठीक है। तो अब हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी सिंपल Q2 - Q1, एवरेज क्वांटिटी Q1 + Q2 / 2, P2 - P1 अपॉन में P1 + P2 / 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो सिंपली आपका फॉर्मूला ये बन गया। ये Q1 - Q2 क्या है, चेंज इन क्वांटिटी, और ये क्या हो गया तुम्हारा एवरेज प्राइस, ठीक है। तो ये आपका ये फॉर्मूला बन गया। अब मैं इस मेथड से
इस फॉर्मूले से जब कैलकुलेट करूंगी, चाहे मैं P से M पॉइंट पे जाऊं, प्राइस को 8 से 6 फॉल करके इलास्टिसिटी कैलकुलेट करूं या 6 से 8 राइज करके इलास्टिसिटी कैलकुलेट करूं, आंसर सेम आएगा। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड कौन सा हुआ? आर्क मेथड। बिकॉज कंपनी तो दोनों पर्सपेक्टिव देख सकती है ना कि आज मैंने बढ़ाया प्राइस तो कितना होगा, कल को मैं फॉल करूंगी तो कितना होगा। अगर हर बार आंसर अलग अलग आने लगेगा तो बेटर रिजल्ट्स नहीं आ पाएंगे। तो सिंपली हमने ओरिजिनल प्राइस की जगह क्या ले लिया? एवरेज ले लिया। ओरिजिनल क्वांटिटी की जगह क्या ले लिया? एवरेज ले लिया। ठीक है, अब दोनों से सेम आंसर आएगा कैलकुलेट करोगे। तो आर्क मेथड की नीड ही क्यों पड़ी? बिकॉज हमारा जो प्रोपोर्शनेट मेथड था वो अलग अलग आंसर दे रहा था। 8 से 6 की तरफ मूव करेंगे तो अलग आंसर है। अब कल को ऐसा भी तो हो सकता है कंपनी ने आज तो प्राइस फॉल किए हैं, कल को कंपनी 6 से प्राइस वापस से 8 पे भी तो ले जा सकता है। दोनों में आंसर अलग अलग आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों की फिर अलग आएगी, तो कंपनी गेट्स कंफ्यूज्ड। तो इसीलिए हमने बोला कि आप ओरिजिनल प्राइस मत लो, ओरिजिनल क्वांटिटी मत लो, एवरेज ले लो। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज द ज्योमेट्रिक मेथड एंड द पॉइंट मेथड। ये मेथड हम तब लगाते हैं जब हमारा बहुत ही नॉमिनल सा चेंज होता है। मीन्स आप फॉर्मूला में रखोगे तो बहुत कम से आप मतलब परसेंटेज आप बहुत ही स्लाइटली चेंज है, तो हम इसको पॉइंट मेथड या आर्क मेथड से कैलकुलेट करते हैं। इसमें सिंपली क्या है, ग्राफ पे ये पॉइंट्स लाइन ड्रॉ करी हमने डिमांड कर्व की, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी, और एक पॉइंट ले लिया हमने। डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी हो तो हम ये वाला मेथड पे लेकर चलते हैं। ये तुम्हारा मिड पॉइंट हो गया। इसका सिंपली फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। किसी भी पॉइंट पे निकालना हो, बहुत नॉमिनल सा चेंज है, ग्राफ पे बहुत सारे पॉइंट्स दे देंगे, तो सिंपल लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। बताओ इस मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या होगा? मिड पॉइंट पे ये एरिया भी इक्वल है, ये एरिया भी इक्वल है, तो लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट क्या होगा? 1। तो एट मिड पॉइंट इलास्टिसिटी इज 0, इलास्टिसिटी इज 1 सॉरी, बिकॉज द लोअर सेगमेंट एंड द अपर सेगमेंट आर इक्वल। अच्छा, बिलो मिड पॉइंट क्या होगा? इस पॉइंट पे बताओ। लोअर सेगमेंट क्या होगा? छोटा, लोअर सेगमेंट छोटा होगा, अपर सेगमेंट बड़ा होगा। लेट्स से लोअर सेगमेंट का एरिया 2 है और अपर सेगमेंट इज सपोज तुम्हारा ले लो 4 ले लो, तो तुम्हारा 0.5 हो जाएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी रहेगी? लेस देन 1। लेस देन 1 क्यों रहेगा? बिकॉज लोअर सेगमेंट का एरिया कम है और अपर सेगमेंट ज्यादा है। ठीक है जी। अब मिड पॉइंट क्या होगा? लोअर सेगमेंट का एरिया ज्यादा है, अपर सेगमेंट का एरिया कम है, तो क्या आएगा? इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। अच्छा, एंड वाले पॉइंट्स पे बताओ मुझे, यहां पर क्या होगा? बिल्कुल एट एक्स एक्सिस, एट एक्स एक्सिस लोअर सेगमेंट तो कुछ है ही नहीं, 0 अपॉन समथिंग इज 0। एट वाई एक्सिस लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट तो है, अपर सेगमेंट इज 0, अपर सेगमेंट इज 0, समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो क्या हो सकता है पॉइंट मेथड में? मिड पॉइंट पे क्या होगा? 1। बिकॉज 1 क्यों होगा? बिकॉज फॉर्मूला क्या है? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, तो दोनों ही कैसा होगा? इक्वल होगा, तो 1 आएगा। एट एक्स एक्सिस elasticity of demand is equals to 0 because the formula is lower segment by upper segment. At y-axis elasticity of demand is equals to infinite. Below midpoint less than 1, above midpoint greater than 1. अच्छा, अगर मैं आपको ये तो इतना तो समझ आ गया होगा ना, अगर मैं बोल रही हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? डिमांड इलास्टिक है, ज्यादा चेंज हो सकती है। ठीक है, इनइलास्टिक डिमांड है सिंपली, तो उसका मतलब क्या होगा कि डिमांड इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। ओके, नेक्स्ट मेथड इज द टोटल आउटले मेथड एंड द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इस मेथड में सिंपल एक एमसीक्यू भी है कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें आप एग्जैक्ट कोफिशिएंट नहीं निकाल सकते कि डिमांड में कितना चेंज हो रहा है। जैसे हमने प्रोपोर्शनेट मेथड में, आर्क मेथड में निकाला कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 है, 1 है, लेकिन इसमें हम एग्जैक्ट कोफिशिएंट नहीं निकाल सकते। हेयर वी आर जस्ट कंपेयरिंग कि प्राइस और एक्सपेंडिचर का रिलेशन। अच्छा, प्राइस और एक्सपेंडिचर ग्रेटली रिलेटेड है। क्यों? कल को गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं तो मेरा एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ जाएगा ना। किसी चीज़ को सपोज एक पेन को मैं कल इसको 10 रुपये का ला रही थी, कल को प्राइस बढ़ गया 15 हो गया, तो मुझे मेरा एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ गया ना 10 से 15। तो इसीलिए हमने एक मेथड निकाला जो एक्सप्लेन करता है द रिलेशन ऑफ प्राइस विद द एक्सपेंडिचर। अच्छा,
मेरे लिए 15 रुपये का एक्सपेंडिचर है, बट जो शॉपकीपर है, जो जिसने मुझे दिया, उसके लिए दैट 15 रुपीज़ इज द रेवेन्यू। तो हम इसलिए इसको रेवेन्यू मेथड भी बोल सकते हैं, टोटल आउटले मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, बिकॉज द टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंड बाय मी इज द रेवेन्यू फॉर द सेलर। दोनों सेम ही होगा ना, मेरे लिए 15 एक्सपेंडिचर है बट उसके लिए रेवेन्यू है, इसको हम रेवेन्यू मेथड भी बोलते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी को कंप्यूट करते हैं। इसमें देखो क्या लिखा है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम टोटल आउटले, टोटल एक्सपेंडिचर इज द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द सेलर from the changes in the total expenditure made on a good as a result of changes its prices. We can know the price elasticity of demand. However, it should be noted that by this method we can only say whether the demand of the good is elastic, बोले तो greater than 1, or inelastic, बोले तो less than 1, but we cannot find out the exact coefficient of the price elasticity. तो हम तीन चीजें देख सकते हैं कि डिमांड इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, या फिर इज इक्वल्स टू 1। हम तीन केसेस पढ़ेंगे इसमें। सिर्फ मैं यही पता लगा रही हूं यहां पर कि डिमांड इलास्टिक है। इलास्टिक मीन्स व्हाट, ग्रेटर देन 1, इनइलास्टिक मीन्स व्हाट, लेस देन 1, या 1 यूनिटरी इलास्टिक पढ़ेंगे इसमें। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रेट इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, मैं प्राइस और एक्सपेंडिचर का रिलेशन देख रही हूँ। दैट मीन्स व्हाट, 1 का मतलब अभी जब हमने पहले पढ़ा था 1, उसका मतलब क्या था कि क्वांटिटी डिमांडेड चेंज और प्राइस डिमांड चेंज इक्वल है। इसी तरह जब 1 बोल रही हूँ तो 1 का मतलब है कि मेरे एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो रहा। मैंने एक अपना मंथली बजट बनाया हुआ, एक एग्जाम्पल समझो। मेरा मंथली बजट है कि मुझे मंथली ₹500 का राइस बाय करने हैं, ठीक है। मेरी इनकम के अकॉर्डिंग मैंने बोला मुझे हर महीने 500 रुपीज़ के राइस बाय करने हैं, जो कि जितने भी आते हैं, लेट्स से अगर मैं बोल रही हूँ इट्स 10 रुपीज़ पर केजी, 10 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। अब क्या हुआ, कल को इसका प्राइस बढ़ के 20 रुपीज़ पर केजी हो गया। 10 रुपीज़ पर केजी से तो मैं कितना खरीद पा रही थी, 50 केजी खरीद पा रही थी। एक मिनट, ठीक है। मेरा मंथली बजट है कि मुझे 500 रुपीज़ के ही राइस खरीदने हैं। कल को प्राइस बढ़ गया, 20 रुपीज़ पर केजी हो गया, तो मैंने अपना डिमांड नहीं बढ़ाया। मैंने सिंपली क्या किया, प्राइस बढ़ गया, मेरा सिर्फ एक मंथली बजट है कि मुझे 500 रुपये ही खर्च करने हैं, तो 500 में जितने भी राइस आएंगे मैं सिर्फ उतना ही बाय करूंगा। दैट मीन्स मैंने सिंपल कितना बाय किया, कितना आ गया ये 25 केजी। मीन्स मैंने अपना एक्सपेंडिचर को बढ़ाया नहीं, एक्सपेंडिचर को ज़्यादा नहीं किया, मैंने जितना उसमें आना था एक्सपेंडिचर को सेम रखा है। 500 का बजट था, 500 ही रखा है। मीन्स डिमांड में मैंने प्रपोर्शनेटली चेंज कर दिया। हमने पढ़ा था कि डिमांड, प्राइस बढ़ने से डिमांड फॉल हुआ, लेकिन मैंने प्रपोर्शनेटली चेंज कर दिया कि मेरा एक्सपेंडिचर चेंज ना हो। दैट मीन्स देखो यहाँ पर पढ़ो, total expenditure made on a good can remain same only if the proportional change in quantity demanded is equal to the proportional change in price. जितना परसेंट से प्राइस चेंज हुआ, जितना प्राइस चेंज हुआ उतना ही मैंने डिमांड को चेंज किया, मैंने एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं किया। तो उस केस में मेरा लास्ट ऑफ डिमांड कैसा आएगा, 1। तो 1 कहाँ पर आता है एक्सपेंडिचर मेथड में, जब मेरा टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। देखो प्राइस बढ़ा तो मैंने क्वांटिटी डिमांडेड भी अपनी फॉल कर दी, लेकिन एक्सपेंडिचर सेम रखा। ये नहीं करा कि प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड में एडजस्ट कर लूँ, या मुझे घर के लिए 50 केजी राइस खरीदना है तो मैं 50 केजी खरीदूँ एक्सपेंडिचर बढ़ा के, नहीं। तो 1 मीन्स जब मैंने अपना टोटल एक्सपेंडिचर सेम रखा। ग्रेटर देन 1, बताओ ग्रेटर देन 1 को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक, डिमांड में चेंज हो रहा है। अच्छा, इलास्टिक डिमांड है, डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज है। इसका मतलब 1 का मतलब क्या होता है, डिमांड में ज़्यादा चेंज है। मतलब अगर ज़्यादा चेंज है, सपोज करो मेरा प्राइस फॉल हुआ, ठीक है, प्राइस तो सिर्फ 10 रुपये से फॉल हुआ, बट मैंने सोचा प्राइस गिर गया, जल्दी से ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लो, ठीक है, बिकॉज डिमांड इज इलास्टिक, डिमांड में ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब कल को मेरा एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ जाएगा। प्राइस तो सिर्फ 10 रुपये से फॉल हुआ और क्वांटिटी डिमांडेड देख रहे हो तुमने एकदम 50 रुपये से बढ़ा दिया।
एकदम से एक्सपेंडिचर 5,000 से 6,000 रुपये बढ़ गया तुम्हारा, तो दैट मीन्स इलास्टिक डिमांड इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब है इलास्टिक सिचुएशन। तो अब सोचो, इसका इंटरप्रिटेशन लगाओ। इलास्टिक सिचुएशन मीन्स डिमांड में ज़्यादा चेंज हो रहा है। डिमांड में ज़्यादा चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस हल्का सा भी चेंज होगा, डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी। ठीक है, प्राइस हल्का सा फॉल हुआ, डिमांड बढ़ गई बहुत ज़्यादा से, या फिर प्राइस हल्का सा भी तुम्हारा बढ़ गया या प्राइस हल्का सा भी तुम्हारा गिर गया तो डिमांड एकदम से राइज हो जाएगी बहुत ज़्यादा से। तो अल्टीमेटली तुम्हारा एक्सपेंडिचर तो बढ़ ही जाएगा ना। प्राइस तो सिर्फ 10 रुपये से फॉल हुआ, तुमने एक्सपेंडिचर पूरा एक ही 1,000 रुपये से बढ़ा दिया। तो यहाँ पर क्या है, प्राइस फॉल हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर राइजेस। आप एक सिंपली बोल सकते हो इनवर्स रिलेशन है। प्राइस अगर राइज होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर फॉल हो जाएगा। ठीक है, कि प्राइस एकदम से बढ़ा, तुमने एकदम से अपना इलास्टिक डिमांड है, मतलब डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया, एकदम से डिमांड बहुत गिरा दी तुमने, तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इलास्टिक ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 मीन्स इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द टोटल एक्सपेंडिचर। और इसका लॉजिक भी समझ आया होगा, बिकॉज आई एम सेइंग कि इलास्टिक डिमांड है, इलास्टिक बोले तो डिमांड में ज़्यादा चेंज है। ठीक है, आप कह सकते हो प्राइस एंड एक्सपेंडिचर आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट, लेस देन 1 इन इलास्टिक, डिमांड में कम चेंज है। अच्छा, डिमांड में कम चेंज है मीन्स व्हाट, मैं सिंपली एक बात बोलती हूँ कि मैंने प्राइस 20 था और अब प्राइस फॉल होके 18 हो गया है। प्राइस फॉल होके 18 हो गया है, मैंने सिर्फ अपनी डिमांड सिर्फ 20 यूनिट से बढ़ाई। अच्छा एक चीज़ बताओ, प्राइस फॉल हो गया, मेरे डिमांड में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, डिमांड बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट से चेंज हो रहा है। ठीक है, मैं सिंपल एक बात बोल रही हूँ कि मैं एक पेन खरीदती थी, एक पेन खरीद रही हूँ, हमेशा एक ही पेन खरीदती थी, इसका प्राइस 10 रुपये था, तो मेरे डिमांड में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं है, मैंने 10 रुपये दे दिया, मेरा एक्सपेंडिचर सेम। कल को क्या हो गया, इसका प्राइस 15 हो गया, प्राइस बढ़ गया, लेकिन मैं तो एक ही पेन खरीदूंगी, मेरे को ये नहीं है कि एक भी, मतलब एक तो मुझे खरीदना ही है, तो मेरा एक्सपेंडिचर क्या हो गया, बढ़ गया ना, 10 से 15 हो गया ना। तो सिंपल क्या हुआ, प्राइस राइज हुआ तो मेरा एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, बिकॉज डिमांड में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। या मैं सिंपली बोल रही हूँ कि मैं कल को मुझे यह सिंपल खाने के लिए 2 kg वीट चाहिए। ठीक है, 2 kg वीट चाहिए, ये इंसान की नेसेसरी गुड्स है और उसको 2 kg वीट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अभी ये फिलहाल तुम्हारा 40 रुपीज़ का आ रहा है, लेट्स से 40 रुपीज़ का आ रहा है, तो 40 × 2 तुम 80 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हो। कल को इसका प्राइस बढ़ के 45 हो गया। ठीक है, अब भाई 2 kg तो मुझे खरीदना ही है ना। डिमांड कैसी बोल रही हूँ मैं, इनइलास्टिक, डिमांड में बहुत कम चेंज है, 90 हो गया, डिमांड में बहुत कम चेंज है। या फिर अगर मैं सिंपली बोलूँ कि 2 की जगह तुमने सिंपल 1.5 भी खरीद लिया तो भी तुम्हारा एक्सपेंडिचर तो बढ़ा ना, बिकॉज प्राइस बढ़ने से तुम्हारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया ना, क्योंकि तुम्हारे डिमांड में कम चेंज है, तुम उतना ही सामान खरीद के ला रहे हो, बट कल को तुम उसको ज़्यादा पैसे देकर आ रहे हो, सेलर की रेवेन्यू भी तो बढ़ेगी ना अल्टीमेटली। तो यहाँ पर कैसा रिलेशन हो गया, पॉजिटिव रिलेशन, बिकॉज डिमांड इज इनइलास्टिक, डिमांड में कम चेंज है। समझ आ गया। तो यहाँ पर आपका सिंपल क्या हो गया, पॉजिटिव रिलेशन, प्राइस फॉल हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल हो गया। कल को सपोज यही प्राइस तुम्हारा 30 हो जाए, मैंने अपने डिमांड में कोई चेंज नहीं किया है, बिकॉज डिमांड कैसी है, इनइलास्टिक, 60, तो मेरा एक्सपेंडिचर भी तो फॉल हो गया ना। प्राइस फॉल होने से मेरा एक्सपेंडिचर भी फॉल हो गया, बिकॉज मैं डिमांड को कम चेंज कर रही हूँ। ठीक है, या सिंपल अगर आप इसको 2.5 भी कर दो तो भी कितना आएगा, 75 भी आएगा। ठीक है, तो सिंपल एक क्रक्स निकालें, कैसा रिलेशन है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में। आपको एक एमसीक्यू में ऐसे दे सकते हैं कि सिंपल बोल दिया प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर सेम रह रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, दैट मीन्स व्हाट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। मैं बोल रही हूँ प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है, क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1, बिकॉज कैसी सिचुएशन है, इलास्टिक सिचुएशन। मतलब इलास्टिक सिचुएशन मीन्स डिमांड में बहुत ज़्यादा से चेंज कर रहे हो, प्राइस हल्का सा भी फॉल हो, तुमने एक्सपेंडिचर एकदम से बढ़ा दिया, प्राइस हल्का सा भी तुम्हारा फॉल हुआ या प्राइस हल्का सा भी बढ़ा, डिमांड एकदम से गिरा दी, एक्सपेंडिचर फॉल हो गया। तो इनवर्स रिलेशन मीन्स बोले तो इलास्टिक ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1।
मैं बोल रही हूँ प्राइस बढ़ रहा है तो तुम्हारा टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज तुम उतनी ही गुड्स खरीद रहे हो, अपने डिमांड को ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर रहे हो, चेंज नहीं कर रहे हो। तो दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू लेस देन 1। तो ये केसेस आ सकते हैं। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपको अभी तक में कोई डाउट लगा हो कि मैंने कुछ एक्सप्लेन आपको नहीं जो समझाया हो नहीं आया हो तो ओके। सबसे बड़ा टॉपिक प्राइस इलास्टिसिटी था, बिकॉज एक तो प्राइस इलास्टिसिटी थोड़ा उसके 4 मेथड्स हैं कि कैसे कैसे कंप्यूट करना है। ओके, उस चारों को एक्सप्लेन करना तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी तो इनकम इलास्टिसिटी तो छोटा सा टॉपिक है। इनकम इलास्टिसिटी से क्या समझते हो? डिमांड में चेंज होना ड्यू टू द चेंज इन इनकम। अच्छा बताओ, इनकम और डिमांड में कैसे रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन। इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, इनकम फॉल होगा तो डिमांड भी फॉल हो जाएगा, पॉजिटिव रिलेशन। लेकिन एक टाइप के गुड्स पढ़े थे जिसमें हमने पढ़ा था कि नेगेटिव रिलेशन है, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स के केस में ऑपोजिट था, इनकम बढ़ रही थी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड फॉल हो रही थी। तो उसी तरह इनकम इलास्टिसिटी वैसे कैसे होगी? पॉजिटिव ही होगी। लेकिन इन केस ऑफ इंफीरियर गुड कैसी होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? नेगेटिव। क्यों? बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो फॉर्मूला बताओ क्या हुआ? क्या इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू द चेंजेस इन इनकम। डिमांड में कितना चेंज हो रहा है ड्यू टू द चेंजेस इन इनकम, इनकम की वजह से। तो फॉर्मूला क्या बना? चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन इनकम। मैथमेटिकली सिंपल चेंज इन डिमांड कैसे निकालते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन इनकम, और सिंपल परसेंटेज बोल रहे हैं ना, तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी टू चेंज इन इनकम बाय ओरिजिनल इनकम। ओके, तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 टाइप की हो सकती है। पॉजिटिव, जनरली पॉजिटिव ही है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए किस केस में इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है, तो वो कौन से केस है? इंफीरियर गुड। क्योंकि इंफीरियर गुड में इनकम अगर बढ़ती है तो तुम्हारा जो डिमांड है वो फॉल होता है, इसलिए वी हैव अ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव समझ आ रहा है ना? नेगेटिव पॉजिटिव मतलब जब आप फॉर्मूले में पुट करके निकालोगे ना तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। क्यों नेगेटिव में आएगा? सपोज प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव आती है ना, जैसे मैंने बोला 10 से 8 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड 20 से तुम्हारा क्या बढ़ के हुआ 25। तो जब आप चेंज इन क्वांटिटी निकालोगे तो 25/20, ठीक है, अपॉन 20 अगर मैं सिंपल परसेंटेज मेथड से ले लूँ, 8 - 10 अपॉन 10, तो ये 8 - 10 क्या आ जाएगा? -2। चेंज इन डिमांड पॉजिटिव में आएगी और ये तुम्हारा नेगेटिव में आएगा, तो तुम्हारा आंसर जो जब आप सॉल्व करके निकालोगे तो नेगेटिव आएगा। वो तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम नेगेटिव साइन इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और वैसे भी पॉजिटिवली रिलेटेड है कि नेगेटिवली रिलेटेड है, इसी उस चीज़ से भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर, 3 केसेस हो सकते हैं, या तो 1 या ग्रेटर देन 1 या फिर लेस देन 1। अच्छा बताओ, आपके जो नॉर्मल गुड्स हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो, उसकी डिमांड क्या बहुत ज़्यादा चेंज करते होंगे? ठीक है, आज आपकी इनकम थोड़ी सी बढ़ गई, हल्का फुल्का सा, और आपने थोड़ा खाने पीने पे और हल्का फुल्का सा कुछ एक्सपेंडिचर बढ़ा लिया, जो आपके नॉर्मल गुड्स हैं, डे टू डे यूज़ वाले गुड्स हैं, या कॉस्मेटिक या फिर तुम्हारी क्लोथिंग कह लो, तो उनकी डिमांड कैसी होगी? इन इलास्टिक ना। तो दैट मीन्स इलास्टिक डिमांड उसकी कैसी होगी? लेस देन 1। किस में? नॉर्मल गुड्स के केस में। लेकिन जो लग्जरी गुड्स है, आपकी इनकम बढ़ गई, एकदम से आपने सोचा अब तो हम एसी भी लगवा लें, नया एक और एकदम बड़ा वाला एलसीडी ले लें, एकदम बड़ा वाला रेफ्रिजरेटर ले लें, तो ये लग्जरी गुड्स की केस में क्या हुआ? आपका इनकम बहुत जल्दी से चेंज होता है। लग्जरी गुड्स की डिमांड इनकम से बहुत जल्दी चेंज होती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? मैं बोल रही हूँ डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, तो आप समझ गए मीन्स व्हाट? टर्म, इकोनॉमिक टर्म में क्या बोलोगे? डिमांड कैसी है? इलास्टिक। इलास्टिक बोले तो ग्रेटर देन 1। अब इस तरीके से भी समझ लो, या फॉर्मूला वाइज भी देख लो। परसेंटेज क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय
परसेंटेज चेंज इन इनकम। मैं बोल रही हूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 कब रही होगी? जब मेरा चेंज इन डिमांड ज्यादा रही होगी इनकम से। इनकम में सिर्फ 5% से चेंज हो रहा है, डिमांड्स आपकी एकदम से 10% से बढ़ गई, तभी तो ग्रेटर देन 1 आया होगा ना। मैथमेटिकली भी आप देखो, मैथमेटिकली समझ लो या आप सिंपली एक देख लो, इलास्टिक है, डिमांड में ज़्यादा चेंज होता है। और आप ये खुद भी देख लो रियल लाइफ में भी, हल्का सा भी इनकम बढ़ जाता है तो लोग सोचते हैं चलो कार ले लेते हैं, चाहे EMI पे लें, नया नया गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। इनकम फॉल हो गई तो आप सोचते हो यार चलो लग्जरी गुड्स तो कल भी खरीद लेंगे, बट नॉर्मल गुड्स तो नहीं ऐसे करते ना, जो आपके डे टू डे यूज़ वाले हैं, खाना का सामान या अपने क्लोथ्स या थोड़ा बहुत तो नेसेसरी तो पूरा करते ही हो ना। तो ग्रेटर देन 1 किस केस में होती है? जनरली लग्जरी गुड्स के केस में होती है। और लेस देन 1 किस केस में होती है? नॉर्मल गुड्स के केस में होती है। और जीरो भी होती है। जीरो मीन्स व्हाट? कोई चेंज इन डिमांड। जीरो मीन्स व्हाट? कोई चेंज भी नहीं हो रहा डिमांड में विद द चेंज इन इनकम। तो सिंपल इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, या जीरो भी हो सकती है। कि भाई जीरो हो सकती है जनरली आपके जो मेडिसिन हैं या जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं या आपके नेसेसरी गुड्स हैं, बिल्कुल सॉल्ट एंड शुगर, ठीक है। पॉजिटिव किस किस केस में होगी? जनरली पॉजिटिव ही होती है, सिर्फ इंफीरियर गुड्स के केस में ही नेगेटिव होती है। मैं बोल रही हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 2 मीन्स ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ? डिमांड कैसी है? इलास्टिक, बहुत ज्यादा चेंज होगी। किस केस में ज्यादा चेंज होती है इनकम इलास्टिसिटी में? लग्जरी गुड्स के केस में, ठीक है। अब आ जाते हैं क्रॉस। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स 2 गुड्स पढ़े थे हमने, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है, पुराना वाला भी मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसा रिलेशन है रिलेटेड गुड्स और डिमांड में कैसा रिलेशन है। तो ये सब मैंने अपने पुराने वीडियो में कवर किया है, मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप देख लेना जिसने नहीं देखा है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो कि सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से रिलेशन एक्सप्लेन करने में कि कैसा रिलेशन था, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है, हमने पढ़ा था ना कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से आपकी खुद के डिमांड के प्रोडक्ट्स में कैसा चेंज होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा चेंज होता है? पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन कैसे होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस राइज हो जाते हैं तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस फॉल हो जाते हैं, आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी फॉल हो जाती है। मैंने इसमें कोको कोला पेप्सी का एग्जांपल दिया था, इसमें डीजल कार और पेट्रोल कार वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमने देखा था, इसमें हमने कार और डीजल को कंपेयर किया था, ठीक है। कार और डीजल हमने पेन और इंक को, इसमें हमने देखा था कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं तो आपके गुड्स की डिमांड भी फॉल हो जाती है। तो नेगेटिव इलास्टिसिटी, नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, तो इलास्टिसिटी भी कैसी होगी? नेगेटिव। और सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव, तो इलास्टिसिटी भी कैसी होगी? पॉजिटिव। ओके, चलो फिर फॉर्मूला बताओ। इलास्टिसिटी बोले तो क्या? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद द चेंज इन इट्स फैक्टर। तो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज अपॉन में द चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। ओके, अगर एक बात बताओ, मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स में और मेरे गुड्स में कोई रिलेशन ही नहीं है, देयर इज नो रिलेशन, तो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी? जीरो। कोई रिलेशन नहीं है ना, प्राइस उनके प्राइस से मेरी डिमांड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो डिमांड कैसी होगी? जीरो। मैं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है, बहुत ज़्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है, मतलब हल्का सा भी मेरे सब्स्टिट्यूट वाले गुड्स से प्राइस फॉल करे ना तो एकदम से मेरी डिमांड भी क्या हो जाती है? फॉल हो जाती है, बहुत जल्दी से गिर जाती है। मैं बोल रही हूँ डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज है, मीन्स व्हाट? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 किस केस में होगी? जब बहुत ज़्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है। और मैं बोल रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट ही सब्स्टिट्यूट है, हूबहू सेम प्रोडक्ट है, बिल्कुल एकदम से मेरा हम अपने सिंपल लैपटॉप बनाते हैं, दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ ब्रांड चेंज है। मेरा प्राइस एकदम से मैंने 5,000 रुपये बढ़ा दिया, कोई मेरा खरीदेगा ही नहीं, परफेक्ट है, बिल्कुल हूबहू कॉपी है, तो मेरी डिमांड बहुत ज़्यादा से चेंज हो जाती है। तो मीन्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में क्या होगी मेरी डिमांड? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? बहुत बहुत ज़्यादा चेंज, ठीक है।
सेम विद द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बोल रहे हो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है तो इनफाइनाइट इलास्टिसिटी, बोल रहे हूँ बहुत ज़्यादा क्लोज ही कॉम्प्लीमेंट्री है तो डिमांड इलास्टिक होगी। इलास्टिक मीन्स ग्रेटर देन 1, और मैं बोल रही हूँ कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है तो 0 रहेगी। नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स व्हाट, कंपनीज अपनी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि उनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़े। तो जनरली एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जितना ज़्यादा होता है उतनी ही डिमांड बढ़ती है। आता है ना, टीवी में भी ऐड आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को हायर करते हैं कि हमारे उनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़े। तो जनरली देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। तो इलास्टिसिटी कैसी होगी, भी पॉजिटिव ही होगी। फॉर्मूला क्या हुआ बताओ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स व्हाट, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, मीन्स व्हाट, डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, किसकी वजह से, ड्यू टू द चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। तो फॉर्मूला क्या बना, चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज ऑफ चेंज इन स्पेंडिंग। मैं अभी तक सिर्फ 500 रुपये स्पेंड कर रहे थे एडवर्टीजमेंट पे, एक हाइपोथेटिकल फिगर है, 500 रुपये में तो कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता, तो मेरी डिमांड गुड्स की लेट्स से, तो मैं भी 2 यूनिट ले लेती हूँ। कल को मैंने एक्सपेंडिचर एकदम से बढ़ाकर 15,000 कर दिया, डिमांड मेरी एकदम से 10 हो गई, तो कितना मैंने एक्सपेंडिचर में स्पेंड किया और कितना डिमांड में चेंज हुआ, तो वो हम इसको क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अच्छा आपको इंटरप्रिटेशन तो समझ आया होगा ना, मैं कल को बोल रही हूँ कि मेरी एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी, लेट्स से इंटरप्रिटेशन समझो, मैं बोल रही हूँ मेरी एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी 2 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कल को 5% एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट पे बढ़ा देती हूँ, 5% एक्सपेंडिचर बढ़ा देती हूँ, तो मेरा डिमांड एकदम से 10% से तुम्हारा राइज हो जाएगा। कंपनी यही सी चीज़ के लिए देखती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 है, मतलब क्या, कल को मैंने अगर 5% एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट पे बढ़ा दिया ना, पॉजिटिव रिलेशन है, तो अगर आप देखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मेरी डिमांड एकदम से 10% से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपको इंटरप्रिटेशन निकाल पा रहे हो ना कि अगर मैं बोल रहा हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2 या 1, तो इसका मतलब क्या है कि मेरी डिमांड कितने से एकदम अफेक्ट होगी। ठीक है, तो ये वही है 0। 0 मीन्स व्हाट, 0 कब होगी, जब भी मैं बोल रहा हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0 मीन्स डिमांड में कोई चेंज नहीं है, 0 चेंज है, चाहे आप कितना भी एडवर्टीजमेंट कर लो। मैं बोल रहा हूँ लेस देन 1 है, लेस देन 1 सुनते ही क्या लगता है, डिमांड इन इलास्टिक है, बहुत थोड़ा सा चेंज है। और ये थोड़ा सा चेंज भी आपने आप इसको 2 चीज़ों से समझ सकते हो, या तो मैथमेटिकली फॉर्मूला पे चले जाओ कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे, लेस देन 1 कब आएगा, डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा और न्यूमरेटर कम होगा, फॉर्मूला तो सेम ही है ना सब में। ठीक है, तो मीन्स परसेंटेज चेंज इन डिमांड लेस देन होगी टू इट्स अदर फैक्टर्स। इसका मतलब क्या है कि द चेंज इन डिमांड इज लेस देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ डिमांड मेरी इन इलास्टिक है, कम चेंज हो रहा है। 1 बोल रही हूँ तो डिमांड चेंजेस इन द सेम प्रोपोर्शन, और ग्रेटर देन 1 बोल रही हूँ तो डिमांड चेंजेस एट अ हायर एक्सपेंडिचर, डिमांड इज इलास्टिक। सो दैट्स ऑल। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और मैंने इसको कोशिश की है समझाने की कि आप मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को भी इंटरप्रेट करो, माइंड में फॉर्मूला रखो कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मीन्स व्हाट, डिमांड में चेंज हो रहा है टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स। आपको एकदम से पता होना चाहिए, मैं कल को बोल रही हूँ 1 है, तो आप क्या इंटरप्रिटेशन लगाओगे, मैं बोल रही हूँ प्राइस इलास्टिसिटी 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैथमेटिकल फॉर्मूला भी देख लिया, मीन्स व्हाट, कल को कंपनी ने एनालाइज किया, मैंने कंपनी को बोला कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है, कल को कंपनी 5% से अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा देती है, तो मेरी डिमांड भी तो 5% से फॉल हो जाएगी ना। तो दिस इज 1। इलास्टिक सिचुएशन मीन्स व्हाट, इलास्टिक सिचुएशन मीन्स डिमांड में ज़्यादा चेंज है, चेंज इन डिमांड ज़्यादा है अदर फैक्टर्स के चेंज से ज़्यादा। ठीक है, मेन प्राइस इलास्टिसिटी है, बिकॉज प्राइस इलास्टिसिटी में हमने 4 मेथड्स भी पढ़े कि अलग अलग तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं। प्रोपोर्शनेट मेथड जो सिंपल चलता आ रहा ट्रेडिशनल मेथड है। आंक मेथड क्यों इन्वेंट हुआ, बिकॉज हमें नहीं पता था कि ओरिजिनल प्राइस कौन सा है, ओरिजिनल क्वांटिटी कैसी है, और हमारे अलग अलग आंसर्स भी आ रहे थे
कंपनी ने 10 से प्राइस 8 कर दिया तो कुछ और इलास्टिसिटी है, कल को कंपनी अगर 8 से प्राइस 10 बढ़ा देती है तो कुछ और आंसर है। तो वो दैट इज नॉट गिविंग द ट्रू रिजल्ट्स, और वो आपको मतलब अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, कंपनी अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पा रही है, तो इसलिए हमने आंक मेथड इंट्रोड्यूस किया। फिर हमने देखा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड वो मेथड है जहां पर हम एग्जैक्ट कोफिशिएंट नहीं निकाल सकते, वहां हम प्राइस और एक्सपेंडिचर का रिलेशन देख रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर का रिलेशन देख रहे हैं। डिमांड अगर इनइलास्टिक है, मींस डिमांड में कम चेंज है, तो प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, क्योंकि मैं डिमांड तो बहुत कम चेंज कर रही हूँ। जिस गुड्स के लिए जितना प्राइस 10 देकर आ रही थी, कल को मुझे 20 देकर आना पड़ रहा है, डिमांड मेरी हद से 2 से 1.5 फॉल हो जाएगी, तो एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाएगा। मैं बोल रही हूँ एक्सपेंडिचर सेम है, दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1 है। तो आप एक बार अच्छे से पूरा अब आपको समझ आ गया होगा बेसिकली कॉन्सेप्ट, और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू विद इन 30 मिनट्स मैक्स। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस टॉपिक। एक बार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर आप एक बार डेफिनेशन को बस ध्यान से पढ़ लेना, उससे आपका सारा ही फॉर्मूला है। एक बार लास्ट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन देख लो। is defined as a responsiveness of a quantity demanded of a good to the changes in one or a more variable on which the demand depends। Means हम यहाँ पर simply क्या देख रहे हैं कि demand में कितना change है to the change in its other variables, दूसरे variables पे, means price, means income, means price of the related goods, और भी फैक्टर्स हैं, बट उनकी इलास्टिसिटी हम इसलिए कंप्यूट नहीं कर सकते बिकॉज वो मॉनेटरी वैल्यू में आप उसको नहीं एक्सप्रेस कर सकते। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी पढ़ा था कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से भी डिमांड में चेंज होता है, बट आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट इन परसेंट कि कितना परसेंट से टेस्ट चेंज हुआ, ठीक है। तो सिर्फ 4 ही है इलास्टिसिटी, इसको अच्छे से गो थ्रू करना, समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। और किसी भी डाउट के लिए मोस्ट वेलकम, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स आप लिख सकते हैं, मैं मैक्स 30 मिनट्स में आपको रिप्लाई भी कर दूंगी। ओके, थैंक यू so much. So if you really like my videos, then just please do like, share and subscribe. Okay, thank you. Bye bye.